एवरीवन, नेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन जो है निषेचन और एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है यानी कि भ्रूण का निर्माण शुरू होता है, उसके बीच की एक अवस्था है जो जरूरी होती है डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए, जो उसको उसके माँ के गर्भ से मिलता है, उसकी माँ के जो ब्लड्स होते हैं उससे मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इम्प्लांटेशन तो निषेचन के 7वें दिन होता है, तो पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक उस डेवलपिंग सेल्स को, क्योंकि निषेचन तो मूलावस्था के बाद होती है जिसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 64 से ज्यादा सेल्स बन चुके होते हैं, तो बात आती है कि इस सेल अवस्था तक यानी कि मूलावस्था तक न्यूट्रिशन फिर कहां से मिलता है। जब मां के गर्भ से न्यूट्रिशन का मिलना इम्प्लांटेशन के बाद शुरू होता है, तो इम्प्लांट फर्टिलाइजेशन से लेकर के इम्प्लांटेशन तक उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो, विदाउट इम्प्लांटेशन, क्या एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, लीड ऑफ प्रेगनेंसी संभव है। तो ये कई सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको बताएंगे जब आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन है क्या, कब होता है, क्यों होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरोपण के जो स्त्री के गर्भाशय में संपन्न होता है। ओके, तो अगर इम्प्लांटेशन की हम लोग बात करें तो ये एक क्रमबद्ध चरणबद्ध प्रक्रिया है जो निषेचन के बाद शुरू होता है, दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। यानी कि निषेचन के बाद होने वाली यह एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो स्टेप वाइज संपन्न होता है। तो इम्प्लांटेशन की अगर हम लोग बात करें, इम्प्लांटेशन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंतरोपण, इट्स अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। तो पहला जो इसका प्रोसेस होता है, पहला जो इसका स्टेप्स होता है वो होता है एपोजिशन। एपोजिशन में क्या होता है कि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, आप यहां पे लिख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ओके, कॉन्टैक्ट विद द पॉइंट ऑफ इम्प्लांटेशन इन इंडोमेट्रियम। यानी कि ये पहला प्रोसेस है जिसमें पहला स्टेप है, पहला चरण है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट, यहां पे हम आपको ऑलरेडी बता दें कि ब्लास्टोसिस्ट की बात हो रही है, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इंडोमेट्रियम के उस पॉइंट से जाकर के कांटेक्ट करता है यानी कि संपर्क करता है जिस पॉइंट पे इम्प्लांटेशन होना होता है। ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप है इम्प्लांटेशन, सॉरी, ये जो आपका ऑपोजिशन है वो आपका पहला स्टेप है। दूसरा जो स्टेप्स होता है वो होता है, हम लोग कहते हैं उसको एडहेशन। क्या कहते हैं? एडहेशन। दूसरा जो हमारा स्टेप होता है, स्टेप ऑफ इम्प्लांटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं एडहेशन। एडहेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन इन विच द ट्रोफोब्लास्ट of blastocyst attached, यहां पे कांटेक्ट हो रहा था सिर्फ, लेकिन यहां पे हम आपको बता दें कि attached with the site of implantation in endometrium of the यूट्रस।
यानी कि यूट्रस के इंडोमेट्रियम के उस साइड से अटैच हो जाता है। कौन सा ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा भाग आपका, हमने आपको बता दें यहाँ पे कि ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट जाकर के अटैच हो जाता है इम्प्लांटेशन, इंडोमेट्रियम के इम्प्लांटेशन साइट से। ओके, और तीसरा जो फाइनल स्टेप्स होता है इम्प्लांटेशन, वो होता है आपका, हम आपको बता दें, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेशन। Invasion is the steps of implantation in which the trophoblast of the blastocyst cross the endometrium of the यूट्रस। ओके, तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको, ये 3 स्टेप, पहला अपोजिशन जिसमें आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाके सिर्फ कांटेक्ट करता है टारगेट साइट से जहां पे इम्प्लांटेशन होना होता है। दूसरा स्टेप है आपका एडेशन जिसमें ट्रोफोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का सिस्ट ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, अभी हम लोग बात करेंगे कि ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ट्रोफोब्लास्ट क्या है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट अटैच, यहां पे सिर्फ कांटेक्ट हो रहा था, ये ट्रोफोब्लास्ट अब अटैच हो जाता है उस पॉइंट से जहां पे इम्प्लांटेशन होना होता है इन द यूट्रस ऑफ इंडोमेट्रियम। ओके, सॉरी, इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। एंड सेकंड जो फाइनल स्टेप है इम्प्लांटेशन का, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेशन, जिसमें आपका ट्रोफोब्लास्ट क्रॉस लिंक्ड हो जाता है, यानी कि क्रॉस कर जाता है आपके इंडोमेट्रियम सेल्स के अंदर तक, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन्वेशन। और इसके जस्ट बाद इंडोमेट्रियम के स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं और काफी क्विक सेल डिवीजन होता है, और वो एक तरह से इन्वेड कर लेती है पूरे ब्लास्टोसिस्ट को, अपने अंदर पूरी तरह से ढक लेती है। और उसी रिएक्शन के बाद यूट्रस, जो आपका यूट्रस का जो ओपनिंग होता है जिसको हम लोग सर्विस कहते हैं, वहां पे क्लैंप बन जाता है। क्लैंप दैट मींस द, वो ब्लॉक कर देता है यूट्रस के, आप कह सकते हैं कि यूट्रस के मुख को, यानी कि ओपनिंग को वो क्लैंप के द्वारा ब्लॉक कर देता है। ओके, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन दैट लीड्स टू द प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड प्रेगनेंसी इन दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ दैट फीमेल। ओके, तो अब ये चूंकि बात यहाँ पे हो रही है कि बात यहाँ पे सिर्फ बार बार ब्लास्टोसिस्ट का नाम आ रहा है, ट्रोफोब्लास्ट का नाम आ रहा है, तो बात आती है कि ब्लास्टोसिस्ट बनता कैसे है, क्या होता है, कौन सा सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, कब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, कब इम्प्लांटेशन होता है, ये सारी बातें अभी हम लोग बात करेंगे इस पे कि ये क्या होता है। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और उसी के माध्यम से हम लोग ये बात जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या प्रोसेस होते हैं जिससे फाइनली ब्लास्टोसिस्ट बनता है और फाइनली जो है यूट्रस के एंडोमेट्रियम में आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो आइए देखते हैं, हमने आपको बताया कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है, तो हम एक स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये आपका यूट्रस है, ओके, और ये आपका जो है वो है आपका फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप लोग अंडवाहिनी नलिका भी कहा जाता है। इसको इधर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, इधर भी आपका ये दोनों तरफ होता है। ओके, यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो यूट्रस की जो दीवार होती है वो 3 लेयर्ड होती है। जो पहला लेयर होता है उसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, इट्स मेम्ब्रेनस लेयर। सेकेंड लेयर जो मॉस्कुलर होता है उसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, और थर्ड लेयर जो आपको वास्कुलराइज्ड होता है इसको हम लोग कहते हैं endometrium, that are responsible to the nutrition and implantation of the developing embryo in the uterus of the female reproductive system in female. Okay, तो यहाँ पे अब ये 3 लेयर हमने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये इम्प्लांटेशन जो होता है वो कैसे लीड करता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, यहाँ पे आपका ओवरी होता है, ये इट्स ओवेरियन, so ovary that linked with the ligament through the ligament by the outer membranous structure of the membranous layer of the uterus.
ओके, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद जब ये ओव्यूलेशन होता है आपका ये ओवम जो है वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज होता है ओवरी से, तो ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है इसका जो ये फिम्बरी वाला स्ट्रक्चर है इसको गैदर करता है, और यहाँ ये मान लीजिए कि आपका ये it's the ovum present in the secondary oocyte form in the fallopian tube. It's fertilized with the sperm of that male. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है आपको स्पर्म के द्वारा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं डे 0, शायद डे 1 मान लेते हैं कि पहले दिन आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। अब पहले दिन से हम लोग काउंट करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद किस दिन आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो पहले दिन फर्टिलाइजेशन होता है और पहले दिन फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें इसका फॉर्मेशन हो जाता है आपको जाइगोट का, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन द जाइगोट। ओके, दैट्स द फॉर्म फाइनली जाइगोट आप कह सकते हैं, ये भी पहले दिन ही हो जाता है। इट्स कॉल्ड जाइगोट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, ये आपको डे फर्स्ट डे पे हो जाता है। ओके, दूसरे दिन इस जाइगोट जो अभी सिंगल सेल्ड है इसमें रिएक्शन होता है और आपको जो एक दूसरी अवस्था बनती है वो आपको डबल सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज इसको कह सकते हैं, 2 celled stage, and it's occur in the second day. Okay, second day, थर्ड डे में फिर इसमें सेल डिवीजन होता है, यानी कि दोनों सेल, अभी ये हम आपको बता दें कि जो भी सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होती है। ओके, दूसरे दिन ये दोनों सेल्स यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं और फाइनली जो आपका सेल्स है वो आपको यहाँ पे 4 सेल्स बन जाते हैं। इट्स अ 4 सेल स्टेज, it's a 4-celled stage and day is the third day. यानी कि तीसरे दिन 4 सेल का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ही बन जाता है। चौथे दिन तक आप कह सकते हैं कि चौथे दिन तक यहाँ पे ये चारों सेल में आपका डिवीजन होता है और चारों सेल से यहाँ पे लगभग 16 सेल कोशिकीय अवस्था बन जाती है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं 16 सेल्ड, यानी 5वें दिन तक मोरुला अवस्था बन जाती है। सेल आपका 16 सेल स्टेज तक, आपका जो स्ट्रक्चर है वो 16 सेल स्टेज तक चला जाता है और ये लगभग यूट्रस के एंट्री पॉइंट तक चला आता है और आपको कह सकते हैं, सॉरी, इट्स द 4th डे, इट्स द 4th डे ऑफ डेवलपमेंट, 4th डे ऑफ डेवलपमेंट। एंड जो आपका 5वां दिन होता है वो 5वें दिन आपका जो ये डेवलपिंग सेल्स, बंच ऑफ सेल्स है, ये आपका चला आता है इन द यूट्रस इन द 32 सेल्ड स्टेज, 32 सेल्ड स्टेज एंड इट्स अ 5th डे ऑफ डेवलपमेंट, 5th डे ऑफ डेवलपमेंट। इस स्टेज में, यानी कि ये आपका जो सेल्स है ये 32 सेल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपका जो सेल्स है वो आप कह सकते हैं कि जो ये इसमें जो 16 सेल्स होते हैं, 1 से लेकर के जो 16 तक सेल्स होते हैं वो आप पेरिफेरली अरेंज हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि किस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। हम आपको बता दें, ये 1 2 3 4 तो यहाँ पे 16 जो सेल्स हैं ये पेरिफेरली अटैच, पेरिफेरली अरेंज्ड हो जाते हैं और ये जो पेरिफेरल में जो सेल्स अरेंज्ड होते हैं, ये पेरिफेरल सेल्स को, यानी कि जो किनारे किनारे जो सेल्स अटैच होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट।
और ये हमने आपको बताया था कि 5वें दिन तक आपका जो ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर है वो आपको यूट्रस तक आ जाता है। तो 5वें दिन तक तो 32 सेल्स बन जाते हैं। 6ठे दिन यहाँ पे जो सेल्स बनते हैं आप काउंट कर सकते हैं, इसका डबल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो बंच ऑफ सेल्स बनते हैं इसको हम लोग कहते हैं आपको 64 सेल स्टेज। और फाइनली जो सेल्स बनता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हो जाता है सेल्स का, आप कह सकते हैं इट्स अ ट्रोफोब्लास्ट और इट्स अ ब्लास्टोसिस्ट। अभी यहाँ पे हम स्ट्रक्चर इसको लार्ज करके आपको दिखाएंगे। ये जो सेल्स हो जाता है वो हो जाता है 128। और ये 6ठे से 7वें दिन यानी कि 64 से 128 सेल स्टेज के बीच यानी कि 6 to 7 डेज, ये इसके भी ज्यादातर 7 डेज में ही माना जाता है कि आपका जो ये ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरी तरह से इम्प्लांट हो जाता है आपको एंडोमेट्रियम के अंदर। तो जो हमने आपको 3 स्टेजेस बताए हैं, पहला स्टेज ओपोजिशन, एडेशन और इन्वेशन, वो 6ठे दिन से शुरू होता है और फाइनली 7वें दिन आपका जो ये स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीटली इम्प्लांट हो जाता है आपको ब्लास्टोसिस्ट, आप कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम के अंदर। तो अगर इस ब्लास्टोसिस्ट को जो 7वें दिन हमने आपको बताया कि यहाँ पे अगर इसी ब्लास्टोसिस्ट को अब यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो ये तो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है जो पेरिफेरली अरेंज हो जाता है। और इसमें जो बाकी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे एक साइड में जाकर के अरेंज हो जाते हैं। जो बाकी सेल्स होते हैं वो एक साइड में जाके अरेंज हो जाते हैं और इसको हम लोग कहते हैं इनर सेल मास। ओके, इनर सेल मास। और ये जो खाली स्थान इसमें बच जाता है इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, इस खाली स्थान को। तो ये जो आपका फिगर है, यहां पे हम आपको फिगर बना दे, इट्स अ मैच्योर ब्लास्टोसिस्ट। और ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नीट के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है और पिछले बार इस फिगर को बोर्ड के एग्जाम में भी, बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी ड्रॉ करने के लिए पूछा जा चुका है। तो यही स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे इम्प्लांट होता है और आपको एक तरह से कहते हैं कि एडहेशन, इसका इसी स्ट्रक्चर का यहाँ पे एडहेशन होता है। और फाइनली इसी से हमने आपको जैसे बताया कि जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से हमने आपको बताया कि जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो एंडोमेट्रियम के साथ क्रॉस कर जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ से इस ट्रोफोब्लास्ट को इस तरह से कुछ अंगुली नुमा यहाँ से स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, ये अंगुली नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे एंडोमेट्रियम में अंदर तक धंस जाते हैं और इस अंगुली नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई। और यही स्ट्रक्चर जो होता है बाद में इनका डेवलपमेंट होता है और यही बना लेते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बना लेते हैं? एम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको आप लोग नाड़ी भी कहते हैं, जो शिशु जन्म के बाद उसे जो नाभि से जुड़ा होता है और काट दिया जाता है। और इसी एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, इसी एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो में मिलने वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है मां के ब्लड के थ्रू एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। इसी एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है वो आप जो होता है ऑक्सीजन मिलता है जिससे वो रेस्पिरेशन करता है। तो इसी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो काफी आप एक तरह से देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दें कि यहाँ पे अगर हम लोग इस इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, इट्स अ इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसील। ओके, तो ये आपका जो पेरिफेरली अरेंज है ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है जो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है और ये आपका इनर सेल मास है और जो ये खाली जगह इसको हम लोग ब्लास्टोसील कहते हैं।
और यहाँ से ये अंगुली नुमा जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे जा करके अंदर एंडोमेट्रियम में धंस जाते हैं, जो फाइनली आगे जा करके आपको बनाते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। और जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, आपका जो ये एंडोमेट्रियम सेल्स है इसमें काफी तीव्र डिवीजन होने लगता है और ये पूरी तरह से आपको इसको आच्छादित कर देता है, इसको इन्वेड कर लेता है, अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। और फाइनली इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। और इसी दौरान यहाँ पे एक क्लैंप बन जाता है जो इस आप कह सकते हैं कि सर्विकल ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि छठे से सातवें दिन जब आपका ब्लास्टोसील यानी कि आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के जस्ट पहले की एक अवस्था जो इम्बेड हो जाती है यानी कि इम्प्लांट हो जाती है पूरी तरह से आपको एंडोमेट्रियम में थ्रू द माइक्रोबिलाई दैट्स डेवलप इनटू द एम्बिलिकल कॉर्ड इन लेटर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि माइक्रोबिलाई के द्वारा वो एंडोमेट्रियम से पूरी तरह से जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है और यही माइक्रोबिलाई बाद में आपको एम्बिलिकल कॉर्ड जिसे आप नाड़ी कहते हैं के रूप में विकसित हो जाती है, जिसके द्वारा 7वें दिन से यानी कि फर्टिलाइजेशन जिस दिन होता है उसके 7वें दिन से इसको पोषण मिलने लगता है। यानी कि माता के गर्भ से पोषण मिलने की शुरुआत आपको 64 से 128 कोशिकीय अवस्था के बाद शुरू होती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो सेल डिवीजन शुरू होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिससे 64 सेल तक बनता है, तो इस सेल डिवीजन होने में भी तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। वो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है? जबकि न्यूट्रिशन माँ के गर्भ से न्यूट्रिशन मिलना तो 7वें दिन तक शुरू होता है। तो फिर 6ठे दिन तक डेवलपिंग सेल्स को, डिवाइडिंग सेल्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो इसका हम आंसर आपको बता दें कि आपका जो ये oocyte यहाँ पे निकल रहा है जिसको आप हम ओवम कहते हैं, जिसको सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है, ये पूरी तरह से न्यूट्रिशन रिच होता है। न्यूट्रिशन रिच कहने का मतलब इसमें वो सभी एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं, वो सभी एसेंशियल रॉ मटेरियल्स होते हैं आप कह सकते हैं, जो इस यहाँ तक यानी कि 64 से कोशिकीय अवस्था तक डिवाइडिंग सेल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं। यानी कि इसमें हम आपको बता दें कि राइबोसोम जो भी एसेंशियल एमआरएनए है जिससे आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, वो एमआरएनए, आपका प्रीकर्सर एमआरएनए जो पूरी तरह से मैच्योर होता है, जो यूटिलाइज हो जाए, प्रीकर्सर एमआरएनए, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो इसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं जो इस डेवलपिंग सेल्स के, डिवाइडिंग सेल्स के न्यूट्रिशन के लिए यूजफुल होते हैं, नेसेसरी होते हैं, वो इस आपको जो ये से ओवम है उसमें मौजूद रहते हैं। और हमने आपको, जैसे हमने आपको फर्टिलाइजेशन बताया था, फर्टिलाइजेशन बताया था कि ये जो ओवम है वो उसमें कोई मतलब आप कह सकते हैं उसके साइटोप्लाज्म में कोई चेंज, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है ना। तो उसमें जो मटेरियल उसको जो मदर से पहले से मिल के आता है ओवम को, वो उसमें प्रेजेंट रहता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, है ना। तो जाइगोट से लेकर के यहाँ तक इम्प्लांट होने तक जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो रिक्वायरमेंट आपको इस ओवम में मौजूद जो भी ये राइबोसोम है, एमआरएनए है, जिससे राइबोसोम एमआरएनए राइबोसोम से जाकर के जो भी नेसेसरी प्रोटीन होता है उसको बनाता है, ये सारे रिक्वायरमेंट जो है इस ओवम में मौजूद ये रॉ मटेरियल से परिपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ तक आने से पहले, निषेचन के बाद और इम्प्लांटेशन तक जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, डेवलपिंग सेल्स होते हैं, उनको न्यूट्रिशन ओवम में मौजूद प्रीकर्सर्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अदर न्यूट्रिशनल रिच मटेरियल्स के द्वारा मिल जाता है। राइबोसोम भी वहां पे मौजूद होता है, एमआरएनए भी मौजूद है, कुछ प्रीकर्सर आपको आप कह सकते हैं कुछ प्रीकर्सर प्रोटीन भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं जो आपको सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जो सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो वहाँ पे पहले से परसेंट होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और फाइनली आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल हो जाता है ये इसमें ओवम में मौजूद प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के द्वारा। तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। हमने आपके सारे जो भी हमने आपको बताया कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है,
और हाँ, एक चीज क्वेश्चन ये आता है कि अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा? तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है कि अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है इन केस, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने का मतलब है कि यहाँ जो ओवम में जो भी मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं होते हैं, तो वो एक खास स्टेज तक ही न्यूट्रिशन दे सकते हैं, उसके बाद जो न्यूट्रिशन मिलना है वो ओवम से नहीं मिल सकता है। तो जब तक अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और फाइनली सेल विल बी डेड, यानी कि सेल डेथ हो जाएगा अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो सीधा सीधा मतलब है कि अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होगा, शिशु का डेवलपमेंट नहीं होगा, शिशु का विकास नहीं होगा, चाइल्ड बर्थ, तो शिशु का विकास नहीं होगा तो चाइल्ड बर्थ का मतलब यानी कि आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा इफ इम्प्लांटेशन विल बी इनहिबिटेड। तो इम्प्लांटेशन कई तरह से इनहिबिट हो सकता है। इन केस कई, जैसे पहला केस हो सकता है कि आपका जो एंडोमेट्रियम है वो इम्प्लांटेशन को सपोर्ट ना करता। दूसरा केस ये हो सकता है कि जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है आपका oogenesis, हमारा एक प्रोसेस देख सकते हैं। हमने आपको बताया, यहाँ से हमने आपको बताया था यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है प्रोजेस्ट्रोजेन। ओके, ये प्रोजेस्ट्रोजेन रिस्पॉन्सिबल होता है ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में, तब तक जब तक फर्टिलाइजेशन हो नहीं जाता है। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, प्रोजेस्ट्रोजेन का लेवल गिर जाता है और ये एंडोमेट्रियम टूट करके आपको वेजाइनल द्वार से यानी कि जोनी द्वार से बाहर निकल जाता है, जिसको आप लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होता है, यानी कि प्रोजेस्ट्रोजेन का लेवल यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रोजेस्ट्रोजेन का लेवल हाई रहता है और ये प्रोजेस्ट्रोजेन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस। ओके, और चूंकि एंडोमेट्रियम लेयर के लिए मेंटेन के लिए सही नहीं होता है तो आसानी से इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इन केस अगर किसी कारणवश ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी आपका कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया या प्रोजेस्ट्रोजेन का लेवल गिर गया तो आपका एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होने लगता है, टूटने लगता है, और उस केस में इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सारे जो लेवल्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है कि जो आपकी फीमेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन रिच जो है भोजन लेना चाहिए, उनका डाइट सही होना चाहिए, डाइट मेंटेन उनको रखना चाहिए ताकि उनका जो भी ये इसेंशियल्स प्रोडक्ट हैं, इसेंशियल्स ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन द एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्रेगनेंसी, वो सही से वर्क कर सके और वो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को सफर कर सके, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी उसमें हो सके और चाइल्ड बर्थ हो सके। तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आई थिंक हमने जो भी आपका हमारा क्वेश्चन था वो हमने आपको सॉल्व करके बता दिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके।